गुड मॉर्निंग क्लास। आज से मैं आपके एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फंडामेंटल्स के जो भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कर रहा हूँ। आप एक कॉपी बना लीजिए, प्रिपरेशन विद पंकज करके कॉपी बना लीजिए और उस कॉपी में आप नोट डाउन करते रहिए वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे करके मैं सारे टॉपिक्स आपको करवा दूंगा। ऑक्सीजन थेरेपी देखो बच्चों, 2-3 घंटे के लेक्चर्स सबने लिए हुए हैं। इतना ज़्यादा ऑक्सीजन थेरेपी से कुछ पूछता नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके कहाँ से आने। बच्चे स्मार्ट स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। टारगेट हाई इतनी मोटी बुक है, इससे ज़्यादा कि आपको क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है बच्चे, क्योंकि इतनी मोटी बुक ये इम्पॉसिबल है कि किसी पेशेंट को, किसी स्टूडेंट को बिल्कुल थोरोली याद हो जाए। ठीक है, तो आपको ऑक्सीजन थेरेपी में से कौन से पॉइंट पकड़ के लेके जाना है अपने साथ वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, सारा ऑक्सीजन थेरेपी पढ़ने के मैंने देखे 3-3, 4-4 घंटे के लेक्चर्स है, कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चे इस जो अपने लेक्चर है ऑक्सीजन थेरेपी के, उसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं जो ऑक्सीजन या ऑक्सीजन थेरेपी से रिलेटेड हमसे पूछे जाते हैं, और उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन डिवाइसेस, जो इसके मेन डिवाइसेस होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, देन हम ऑक्सीजन डिवाइसेस में जाएंगे और आपको समझाएंगे कि किस तरीके से मास्क, वेंचुरी मास्क, नॉन रिविदर मास्क, ये सब इसके अंदर आएंगे। पहले कुछ सिंपल पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया जाए। तो बच्चों जब पहले सिंपल पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें खोलना जरूरी है टारगेट हाई का पेज नंबर 568। पेज नंबर 568 में ये टॉपिक दिया हुआ है और वहाँ पर एक क्वेश्चन डायरेक्टली लिखा हुआ है बच्चों, वही हमारा पहला पॉइंट बनता है। वहाँ पर लिखा हुआ है बच्चे, कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है कहाँ पर, इंस्पिरेशन के टाइम पे। बच्चे नोट्स अगर आप यहाँ पर नहीं बना पाओ तो मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम में। ओके, सो अगर आप इंस्पिरेशन कर रहे हो उस कंडीशन में कितना परसेंट ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट होता है, तो बच्चों कहना 21%। वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 21% राइट है। ठीक है, जब आप इंस्पिरेशन कर रहे हो तो कितना परसेंट ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, 21%। बच्चे वो पूछेगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट ड्यूरिंग एस्पिरेशन, कितना ऑक्सीजन एस्पिरेशन के टाइम पे प्रेजेंट होता है, तो बच्चों आप कहोगे 16%। 16%। बच्चे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है, एम्स दिल्ली ने कई बार पूछा है। अगर वो पूछ रहा है बच्चे कितना परसेंटेज ऑफ CO2 प्रेजेंट होता है एस्पिरेशन के दौरान पे, जब आप सांस छोड़ रहे होते हैं उस कंडीशन में वहां पर कितना परसेंटेज ऑफ CO2 होता है, तो बच्चे ये भी याद रखिएगा, ये आपको याद ही करना पड़ेगा 5%। ये चीजें आपको कोई समझा नहीं सकता, ये तीनों वैल्यूज याद रखनी चाहिए। जब आप सांस अंदर ले रहे हो 21% ऑक्सीजन, जब आप सांस छोड़ रहे हो 16% ऑक्सीजन, जब आप सांस छोड़ रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड भी 5% है। ठीक है, पहला ये 3 पॉइंट अपने कॉपी में लिखिए, एक मोटी सी रजिस्टर बनाइए जिसमें आप लिख सकते हैं प्रिपरेशन विद पंकज, और उसमें पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट यही होना चाहिए जो डायरेक्टली दिल्ली एम्स पूछता है। उसके बाद बच्चों आपको एक बात पता होनी चाहिए बच्चों, हमेशा हीमोग्लोबिन के क्या होते हैं, 4 बाइंडिंग साइट्स होते हैं और वहां पर जो भी कंपाउंड है वो बाइंड करता है। जैसे कि मान लो अगर ऑक्सीजन बाइंड करता है, ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है बच्चे वहां पर किसी कंडीशन में, वहां पे CO2 बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, और बच्चे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो भी बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, जब CO पॉइजनिंग हो जाती है। बच्चे देखो, अगर तो कभी भी ऑक्सीजन, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अगर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा तो उस क्या बोलेंगे, टर्मिनोलॉजी क्या यूज करेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बच्चे ये क्वेश्चन पूछा गया है टारगेट हाई में, क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बच्चे ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। बच्चे अगर हीमोग्लोबिन CO2 के साथ मिल जाएगा, CO2 हीमोग्लोबिन के साथ, बच्चे उस टर्म को हम कहेंगे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। क्या कहेंगे, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। बच्चे तीसरा क्वेश्चन, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बनाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड विद हीमोग्लोबिन। आप क्या कहोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड विद हीमोग्लोबिन आप कहोगे कार्बोक्सी, कार्बोक्सी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। बच्चे ये तीनों टर्मिनोलॉजीज आपको याद रहनी चाहिए, दिल्ली एम्स डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है। ठीक है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, ऑक्सीजन थेरेपी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग पढ़ाया हुआ है बच्चों को, ज्यादा लोड नहीं लेना है, सिंपल इन चीजों को पिकअप करके याद करते जाइए, लिखते जाइए। मैं जैसे जैसे आपको आगे बढ़ते जाऊंगा पूरी फंडामेंटल टिप्स पे याद करवा दूंगा। ये सारी चीजें रात को भी कोई उठ के पूछे तो बता देना। ठीक है,
बच्चों अगला पॉइंट, ये 6 पॉइंट याद होने के बाद जो अगला पॉइंट है वो बच्चों याद रखना, हाइपोक्सिया। बच्चे हाइपोक्सिया मतलब क्या होता है, इससे कैसा क्वेश्चन बनता है मैं आपको बता रहा हूँ। हाइपोक्सिया मतलब होता है टिश्यूज में, हाइपोक्सिया मतलब क्या होता है, अगर टिश्यूज में क्या हो रही है, हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसको बोलते हैं हम हाइपोक्सिया। अगर इसकी जगह लिखा होता हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया, ठीक है बच्चे, तो ईमिया यानी ब्लड में कमी हो रही है, ब्लड में कमी हो रही है ऑक्सीजन की। बच्चे कभी कभी ऐसे बेवकूफ़ वाले सवाल भी वो पूछ लेता है, टारगेट हाई में क्वेश्चन है कि हाइपोक्सीमिया ब्लड की कमी टिश्यू में या ब्लड में, आंसर क्या होगा, ब्लड में। हालांकि ऐसे बेवकूफ़ वाले सवाल से बच्चे आप टॉपर नहीं बन सकते, ये खाली ऐसे इक्का दुक्का सवाल ऐसे दे देता है, ठीक है बच्चे। देखो हाइपोक्सिया यानी टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी। अब बच्चे क्वेश्चन वो ये पूछेगा नहीं, क्वेश्चन वो क्या पूछेगा वो मैं आपको बताता हूँ। बच्चे वो बोलेगा अगर किसी कॉन्शियस पेशेंट है, कोई कॉन्शियस पेशेंट है, उसमें अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो पहला साइन कौन सा देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, फर्स्ट साइन कौन सा देखने को मिलेगा, फर्स्ट साइन कौन सा देखने को मिलेगा अगर पेशेंट कॉन्शियस है और उसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हाइपोक्सिया हो रहा है, तो बच्चे याद रखना रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस। बच्चे उसको रेस्टलेसनेस होगी, घबराहट होगी, ठीक है, रेस्टलेसनेस होगी उसको। बच्चे अगर वो क्वेश्चन में लिख दे अनकॉन्शियस पेशेंट है, बच्चे अनकॉन्शियस पेशेंट लिख दे वो, अब अनकॉन्शियस पेशेंट अगर कोई है तो उसको रेस्टलेसनेस नहीं हो सकती, तो बच्चे उस कंडीशन में रेस्टलेसनेस आंसर नहीं होता। तो अनकॉन्शियस पेशेंट में फर्स्ट साइन कौन सा होगा, फिर अनकॉन्शियस पेशेंट में फर्स्ट साइन कौन सा होगा, हाइपोक्सिया का। तो बच्चे आप बताओगे साइनोसिस, आप क्या बताओगे, साइनोसिस। बच्चे यहाँ पर याद रखिएगा, हाइपोक्सिया अगर कॉन्शियस में हो रहा है तो उसमें रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी, लेकिन बच्चे अगर अनकॉन्शियस में हो रहा है तो पहला साइन साइनोसिस होगा, ठीक है, उसमें रेस्टलेसनेस देखने को नहीं मिलेगी। वो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेगा, कॉन्शियस अनकॉन्शियस लिख के अपने आंसर्स को क्वेश्चन के हिसाब से बताइएगा। अब देखिए साइनोसिस, बच्चे साइनोसिस में आपको पता होता है साइनोसिस क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन। अगर नेल बेड्स है वहां पर ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है तो आपको साइनोसिस, आप उसे कहते हैं टर्म को, उससे हमें पता चलता है कि पेशेंट में क्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है बच्चों। तो साइनोसिस आप कहाँ पर देखते हो, अगर आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, साइनोसिस आप कहाँ पर देखते हो, नेल बेड में, नेल बेड में आप साइनोसिस देखते हो। बच्चे यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है वो ये देखिए बच्चे, वो बोलेगा बिफोर सर्जरी, बिफोर सर्जरी, सर्जरी में जाने से पहले एक पेशेंट का नेल पॉलिश लगा हुआ है, सर्जरी में जाने से पहले एक पेशेंट का नेल पॉलिश लगा हुआ है, एज अ नर्सिंग ऑफिसर आप क्या करेंगे, या फिर क्या इंटरवेंशन हो सकता है अगर नेल पॉलिश लगा हुआ है। बच्चे बार बार याद रखना, उसको बोलना कि जब भी कोई पेशेंट सर्जरी के लिए जा रहा है और उसका नेल पॉलिश लगा हुआ है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, रिमूव करोगे नेल पॉलिश, रिमूव करोगे नेल पॉलिश। आप नेल पॉलिश को रिमूव करोगे ताकि आप उसके नेल बेड्स को देख सको, क्योंकि अगर सर्जरी के दौरान पेशेंट को हाइपोक्सिया हो रहा है, उसकी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो रही है, तो आप साइनोसिस को देख सको। तो वो कहेगा, या तो वो ये पूछेगा कि सर्जरी में जाने से पहले नेल पेंट को क्यों रिमूव करते हैं। नेल पेंट को इसलिए रिमूव करते हैं ताकि आप साइनोसिस के लिए देख सके, ठीक है, ताकि आप ये देख सके कि कहीं पेशेंट में ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो रही है। या तो वो ये पूछ सकता है कि सर्जरी में जाने से पहले एक पेशेंट है जिसकी नेल पेंट लगी हुई है, आप क्या करोगे, नेल पेंट को रिमूव करेंगे ताकि हम देख सके साइनोसिस के लिए सर्जरी के दौरान। तो बच्चे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनक्लेक्स का क्वेश्चन है बच्चे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चे, अच्छा यहाँ से तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ बच्चे, ऑक्सीजन सैचुरेशन से आप क्या समझते हो। एक ये छोटा सा चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए बच्चे, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑक्सीजन का सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन मतलब क्या होता है बच्चे, हीमोग्लोबिन की कितनी बाइंडिंग साइट्स ऑक्सीजन के थ्रू बाइंडेड है, परसेंटेज ऑफ बाइंडिंग साइट्स जिसे ऑक्सीजन ने क्या किया है, ऑक्यूपाई किया है, उसे कहते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन। यानी सीधी सी भाषा में आप समझोगे तो हीमोग्लोबिन में कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या है, ऐड है, ठीक है, उतनी मात्रा क्या होगी हमारे खून में ऑक्सीजन की होगी। तो बच्चे नॉर्मल इसकी अगर कंसंट्रेशन आपसे पूछी जाए तो आपने कोविड के टाइम पे सुना होगा हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं इसको मेजर करने के लिए, पल्स ऑक्सीमीटर। कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर। बच्चे पल्स ऑक्सीमीटर हम यूज करते हैं। अब देखिए बच्चों, पल्स ऑक्सीमीटर हम यूज करते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन को देखने के लिए, और इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 95 से 100%। ये बात आपको पता होगी, कोविड के टाइम पे आपने सुना होगा कि अगर पल्स ऑक्सीमीटर में 95% से ऊपर की वैल्यू आ रही है तो आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, आपको डरने की बात नहीं है। बच्चे नॉर्मल कितना होता है, 95 से 100%। तो बच्चे घबराने की बात कब होती है, जब अगर
किसी पेशेंट का सैचुरेशन बच्चे 90% से कम हो जाए, किसी पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर 90% से कम हो जाए तो बच्चे आपको क्या करना पड़ता है, इंटरवेंशन करना पड़ता है। आप उसको फाउलर पोजीशन दोगे, आप उसको ऑक्सीजन थेरेपी दोगे, ऑक्सीजन डिवाइस मास्क वगैरह लगाओगे, ऑक्सीजन मास्क, ठीक है। तो बच्चे अगर 90% से कम होता है तब आपको घबराने की बात है, तब आपको स्टेप लेने की बात है। 95 से 100% नॉर्मल होता है तब कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनाएगा वो, एक पेशेंट है जिसका सैचुरेशन 89% है, एक पेशेंट है जिसका सैचुरेशन 89% है, आप क्या करोगे, उसको फॉलो पोजीशन दोगे, मास्क लगाएंगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। ये सारे काम है, ठीक है। बच्चे याद रखिएगा, पल्स ऑक्सीमीटर क्या करता है, सैचुरेशन को देखता है। अब उससे मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, पल्स ऑक्सीमीटर से एक क्वेश्चन बता देता हूँ। पल्स ऑक्सीमीटर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के सैचुरेशन को देख रहा है, नॉर्मल इतना होता है, घबराने की बात इतने से नीचे है। बच्चे पल्स ऑक्सीमीटर से क्वेश्चन बनता है, पेज नंबर 568 टारगेट हाइट, देख लो क्वेश्चन बना हुआ है। वो कह रहा है ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग को डिफर कर सकते हैं, जिससे मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग जो है वो गलत आ सकती है, ठीक है। तो बच्चों याद रखना, ऐसे कुछ फैक्टर होते हैं, 5 फैक्टर होते हैं जो अगर प्रेजेंट है तो पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग जो है वो गलत आ सकती है, ठीक है। पहला है बच्चों लाइट, याद रखना बच्चों, कभी भी किसी पेशेंट के पल्स ऑक्सीमीटर लगा हो तो उस पर लाइट नहीं पड़ने देनी है। यानी जैसे ये क्वेश्चन एनक्लेक्स में है कि एक पेशेंट है जिसमें उसके बगल में खिड़की है, खिड़की से सनलाइट आ रही है और वो सनलाइट उसके पल्स ऑक्सीमीटर पे पड़ रही है, तो एज अ नर्सिंग ऑफिसर आप क्या करोगे, और उसका आंसर है कि हम पल्स ऑक्सीमीटर को और उसकी वायर को टाल से ढक देंगे, हम तौलिए से ढक देंगे। बच्चे ये क्वेश्चन है, कभी भी पल्स ऑक्सीमीटर में लाइट नहीं पड़ने दो, ये उसके क्या करती है, रीडिंग्स को डिफर करती है, ठीक है। कभी भी लाइट नहीं पड़ने दो, हमेशा याद रखना, पल्स ऑक्सीमीटर लगाए उस पर सनलाइट वगैरह कभी नहीं पड़ने दो। दूसरा बच्चों, कभी भी किसी भी पेशेंट को जिसको शिवरिंग हो रही है, बच्चों शिवरिंग, कोई पेशेंट अगर कांप रहा है तो उसमें बच्चे पल्स ऑक्सीमीटर लगाओगे तो उसके वैल्यू डिफरेंट आ सकती है, बिकॉज अगर वो कांप रहा है तो पल्स ऑक्सीमीटर क्या करता है, सिग्नल्स नहीं ले पाता है अच्छे से, ठीक है। तो कभी भी किसी पेशेंट को शिवरिंग हो रही है तो उस कंडीशन में भी पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग अलग आएगी। बच्चों अगर किसी में वैसोकंस्ट्रिक्शन देखने को मिल रहा है, अगर किसी पेशेंट में वैसोकंस्ट्रिक्शन, पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन है, ठीक है, ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, उस कंडीशन में भी सिग्नल लेने में दिक्कत आएगी, तो पल्स ऑक्सीमीटर उस कंडीशन में भी सिग्नल्स को क्या नहीं कर पाएगा, ऑब्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिकॉज पल्स ऑक्सीमीटर को बच्चे पल्सटाइल फ्लो चाहिए होती है, ठीक है, सिग्नल रिसीव करने के लिए। तो वैसोकंस्ट्रिक्शन के भी केस में ये होता है बच्चे। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए पल्स वॉल्यूम, बच्चे अगर किसी का पल्स वॉल्यूम, पल्स का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर लो है, लो पल्स वॉल्यूम है, उस कंडीशन में भी बच्चे पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग सही नहीं आएगी। और लास्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। बच्चे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जब भी होती है, CO पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, वो क्या करता है, बहुत अच्छे से हीमोग्लोबिन से बाउंड करता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट का सैचुरेशन है वो फॉल्सली हाई आता है, काफी ज्यादा दिखाएगा सैचुरेशन, जबकि क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, ठीक है। तो बच्चा अगर CO पॉइजनिंग है तो उस कंडीशन में पल्स ऑक्सीमीटर की जो रीडिंग है वो गलत आएगी, वो ज्यादा आएगी, ठीक है। तो बच्चे ये 5 फैक्टर है, कभी भी आपसे कोई पूछे ये 5 फैक्टर आपको टिप्स में याद रखने चाहिए। कभी भी लाइट नहीं पड़ने दो, शिवरिंग हो रहा है पेशेंट को नहीं, अगर वैसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है पेशेंट में तब भी नहीं, अगर पल्स वॉल्यूम बहुत लो है तब भी वो सिग्नल डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग है बच्चे तो वो भी नहीं कर पाएगा। बच्चे कार्बन मोनोऑक्साइड से कुछ क्वेश्चंस याद आ रहे हैं आपको, कुछ क्वेश्चंस कार्बन मोनोऑक्साइड से आपको याद आ रहे हैं बच्चे। CO पॉइजनिंग में क्या देते थे बच्चे, एम्स रायपुर में पूछा हुआ था, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में आप क्या देते हो, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन या फिर 100% ऑक्सीजन, या तो आप आंसर बोलोगे 100% ऑक्सीजन या फिर आप बोलोगे हाइपरबैरिक ऑक्सीजन, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। ये याद रखना बच्चे। वो पूछता है कि अगर किसी पेशेंट को कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो रही है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग, ये अपने कॉपी में लिख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो रही है तो क्या दोगे, या तो 100% ऑक्सीजन या फिर हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। बच्चों मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, लिखते जाइए। उसके बाद यहाँ पर इतने से ये छोटी छोटी बातें समझ में आ गई, कभी भी छोटी बातें आपसे पूछ लेगा बच्चे, ठीक है। अब जो अगला चीज़ है वो है COPD का पेशेंट बच्चे, COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। COPD के पेशेंट में 2 चीज़ें याद रखना बच्चे, एक तो COPD नॉर्मल सैचुरेशन कितना होता है हमारा 95 से 100%, नॉर्मल ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना होता है 95 से 100%। पर बच्चे अगर COPD का पेशेंट है तो उसका नॉर्मल सैचुरेशन होता है 88 से 92%, उसका नॉर्मल सैचुरेशन होता है 88 से 92%। अगर वो क्वेश्चन में लिखे कि एक नॉर्मल पेशेंट है जिसका सैचुरेशन 89 है,
तो आप क्या करोगे, तो आप सीधा इंटरवेंशन करोगे, ऑक्सीजन थेरेपी लगाओगे, फॉलो पोजिशन दोगे, ये दोगे वो दोगे, ठीक है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में लिखता है कि एक सीओपीडी पेशेंट है जिसका सैचुरेशन 89% है, आप क्या करोगे, आप आंसर बोलोगे सर हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सीओपीडी पेशेंट का जो नॉर्मल सैचुरेशन होता है, सीओपीडी आपने पढ़ा होगा मेड सर्च में, उसमें क्या होता है, हमेशा उसकी बॉडी में ऑक्सीजन कम होती है और CO2 ज्यादा होती है, हाइपर कैप्निया कंडीशन होती है और ऑक्सीजन कम होती है, हाइपोक्सिया, ठीक है। तो बच्चे उसमें ऑक्सीजन कम रहती है पेशेंट में, ठीक है, इसीलिए उसके पेशेंट का सैचुरेशन भी हमेशा कम होता है, बॉडी अडेप्ट कर जाती है उस कंडीशन को। और बच्चे इसीलिए 88 से 92% होता है उसका सैचुरेशन। अगर वो पूछे कि एक सीओपीडी का पेशेंट है जिसका सैचुरेशन 89% है, तो आपको घबराने की बात नहीं है, आप बोलोगे ये नॉर्मल है। लेकिन अगर वो बोलेगा कि नॉर्मल पेशेंट है उसका सैचुरेशन 89 है, तो घबराने की बात है, क्योंकि यहाँ पर 90 से कम अगर किसी नॉर्मल पेशेंट का होता है तो हमें घबराने की बात है, हमें उसको इंटरवेंशन देने की बात है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट बच्चे यहाँ से याद रखिएगा। बच्चे दूसरा पॉइंट है 2 लीटर, याद रख लीजिएगा बच्चों, 2 लीटर अपने मन में याद कर लीजिए, शादी करिएगा तब भी फेर में याद करना, रिवाइज करना। 2 लीटर से ज्यादा, 2 लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं दे सकते हो, 2 लीटर से कम दे सकते हो आप किसको, सीओपीडी का पेशेंट अगर है। अगर कोई भी सीओपीडी का पेशेंट है तो उसको 2 लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन आप कभी भी, 2 लीटर पर मिनट, 2 लीटर पर मिनट से ज़्यादा कभी भी आप उसको ऑक्सीजन नहीं दे सकते, उससे कम दे सकते हो लेकिन उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। और बच्चों ये क्वेश्चन ना जाने कितने बार दिल्ली एम्स पूछ के थक चुका है कि सीओपीडी का पेशेंट है तो कितना लीटर ऑक्सीजन देंगे, और मैं बता भी इसीलिए रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, वरना मैं सारी डिजीजेस का बताता। सीओपीडी के पेशेंट में 2 लीटर से ज़्यादा कभी भी ऑक्सीजन नहीं देंगे। बच्चों ये अपने कॉपी के नोट्स में लिख लीजिएगा और ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों कुछ क्वेश्चंस यहां से बन गए, ठीक है। अभी हम क्या करें, टू द पॉइंट्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन कहां से बनता है ये देखते हैं। जो पेपर बनाने वाला है उसकी सोच क्या होती है मैं वो आपको ही बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन वो आपसे बता सकता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर से पूछेगा बच्चों, ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर पूछेगा वो आपसे। तो याद रखना बच्चों, ऑक्सीजन सिलेंडर का जो कलर होता है वो क्या होता है, वो ब्लैक होता है नीचे और व्हाइट होता है ऊपर, याद रखना, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट। बच्चे अगर वो पूछे कि ऑक्सीजन सिलेंडर में प्रेशर कितना होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर में प्रेशर कितना होता है, बच्चे ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर कितना होता है, तो बच्चे आप कितना बताओगे, ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर 2200 पाउंड पर इंच स्क्वायर, 2200 पाउंड पर इंच स्क्वायर। तो 2 बातें ऑक्सीजन सिलेंडर से याद रखना कि एक तो ब्लैक एंड व्हाइट होता है इसका कलर, और दूसरा प्रेशर कितना होता है, 2200 पाउंड पर इंच स्क्वायर। बच्चे इसी तरीके से वो आपसे पूछेगा तीसरा क्वेश्चन यहाँ से, वो बोलेगा कि बच्चों बताओ CO2 का जो सिलेंडर है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो सिलेंडर है उसका कलर क्या होता है। बच्चों याद रखिएगा ग्रे कलर का होता है। किस कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। बच्चे अगर उसने इन 2 का पूछ लिया है तो क्या नाइट्रोजन उसकी सौतन थोड़ी लगती है, वो पूछ लेगा बच्चों नाइट्रोजन का भी बता दो, नाइट्रोजन का जो सिलेंडर है उसका कलर भी बता दो। तो बच्चों याद रखना नाइट्रोजन का जो सिलेंडर होता है उसका कलर होता है फ्रेंच ब्लू, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। ये किसी दूसरे एग्जाम में भी पूछा गया था यूपीएससी वगैरह में, ठीक है। नाइट्रोजन सिलेंडर का कलर फ्रेंच ब्लू, कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर का कलर ग्रे कलर, प्रेशर बताइए 2200 पाउंड पर इंच स्क्वायर, बच्चे कलर बताइए। ये सारे क्वेश्चन है बच्चे, इतने बार पूछता है और बच्चे क्या करते हैं, इतने 3-3 घंटे के लेक्चर्स पढ़ते हैं लेकिन जो मेन चीज़ है उसको छोड़ देते हैं। अभी आप पूरा मैकेनिज्म समझ रहे हो, ये प्रिंसिपल लगा वो प्रिंसिपल लगा, और मेन जो पॉइंट्स है वो आपने याद नहीं किए, तो बच्चे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें, मैं आपको बताता हूँ बच्चे, आपने इन चारों को लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। इसके बाद बच्चे आपने कभी एक टर्म का नाम सुना है, एक टर्म अगर आपने सुनी हो बच्चे, क्योंकि उसमें गैस इन्वॉल्व होती है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ बच्चे, क्रायो सर्जरी। बच्चे यू हर्ड अबाउट क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी में क्या करते हैं, वी यूज एक्सट्रीम कोल्ड गैसेस, वी यूज एक्सट्रीम कोल्ड टू डिस्ट्रॉय एबनॉर्मल टिश्यूज। हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रीम कोल्ड का यूज कर रहे हैं बच्चों, एक्सट्रीम कोल्ड का यूज कर रहे हैं ताकि जो एबनॉर्मल टिश्यूज हैं या सेल्स हैं हम उनको क्या कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके। एक्सट्रीम कोल्ड का यूज करके हम उनको डिस्ट्रॉय कर सके। टारगेट हाई में आपसे डायरेक्टली पूछा गया है क्रायो सर्जरी क्या है, एक्सट्रीम कोल्ड का यूज करना टू डिस्ट्रॉय एबनॉर्मल टिश्यू, टू डिस्ट्रॉय यहाँ पर लिख सकते हैं आप एबनॉर्मल टिश्यू। एबनॉर्मल टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करने के लिए अगर एक्सट्रीम कोल्ड का यूज किया जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं क्रायो सर्जरी, उस कंडीशन को कह रहे हैं क्रायो सर्जरी। बच्चे क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ सकता है, लेकिन इससे ज्यादा वो पूछेगा कि क्रायो सर्जरी में कौन सी गैस यूज होती है, गैस यूज्ड इन क्रायो सर्जरी, क्रायो सर्जरी में कौन सी गैस यूज होती है। बच्चे इस कंडीशन में आपको बताना है लिक्विड नाइट्रोजन। बच्चे लिक्विड नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, लिक्विड नाइट्रोजन। बच्चे इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं अगर आपको बताऊं,
पहले तो आप ये देख लीजिए क्रायो सर्जरी में टारगेट हाई में क्वेश्चन है, डायरेक्टली उसका आंसर बता दीजिएगा कि अगर क्रायो सर्जरी है, कौन सी गैस क्रायो सर्जरी में यूज करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं, कोल्ड एक्सट्रीम कोल्ड लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं टू डिस्ट्रॉय एबनॉर्मल टिश्यू। बच्चे इसी तरीके से अगर वो आपसे पूछे लेप्रोस्कोपी में, बच्चे लेप्रोस्कोपी में कौन सी गैस यूज करते हैं, अगर वो पूछे लेप्रोस्कोपी में कौन सी गैस यूज करते हो, तो बच्चे क्योंकि वो गैस है इसलिए हम इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे, वहां पर याद रखना आप कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चे लेप्रोस्कोपी में कौन सी गैस यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, कोई नहीं बताएगा इतनी आसानी से जितनी आसानी से मैं आपको ये परोस के दे रहा हूँ। आप सिर्फ इन पॉइंट्स को लिखिए, याद करते रहिए। अगर मैं आपकी ऐसी पूरी फंडामेंटल की पॉइंट्स की कॉपी बना दूं तो किसी की मजा नहीं है जो आपको रोक सके सिलेक्शन से। चाहिए अगला क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर पूछ सकता है कि एक पेशेंट है जिसको बच्चे वो कह रहा है, जब भी हम ऑक्सीजन किसी पेशेंट को देते हैं बच्चे, जब भी हम किसी पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं तो उसके साथ ह्यूमिडिफायर क्यों देते हैं? आपने देखा होगा जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं ह्यूमिडिफायर लगा होता है ऑक्सीजन के साथ, तो बच्चे क्यों देते हैं? ये बहुत बार पूछा जाता है। इसका बच्चे 2 रीज़न होते हैं, सिंपल सी बात है। क्यों हम बार बार उस चीज़ को इतने मुश्किलों से लेते हैं? अगर ह्यूमिडिफायर है तो वो क्या ऐड करेगा उसमें? वेपर्स ऐड करेगा, वेपर्स ऐड करेगा ऑक्सीजन में। और वेपर्स ऐड होने के साथ ये क्या, ऑक्सीजन क्या होती है? एक ड्राई गैस होती है बच्चों। ये म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या करती है? ड्राई करती है। अगर हम उसके साथ वेपर्स ऐड कर देंगे तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन को ड्राई नहीं करेगी। तो पहला है प्रिवेंट ड्राइंग, टू प्रिवेंट ड्राइंग, ताकि हम ड्राइंग से प्रिवेंट कर सकें म्यूकोजल मेम्ब्रेन को। म्यूकोजल मेम्ब्रेन बच्चे, म्यूकोजल मेम्ब्रेन को ड्राई करने से प्रिवेंट करने के लिए ही हम क्या करते हैं? वेपर्स उसमें ऐड करते हैं, यानी ह्यूमिडिफायर का यूज करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन बच्चे, टू लूजन द सीक्रेशन, टू लूजन द सीक्रेशन। बच्चे जो सीक्रेशन हमारे बॉडी में, अगर हम ह्यूमिडिफायर यानी वेपर्स को ऑक्सीजन के साथ ऐड करके देंगे तो जो सीक्रेशन है, थिक सीक्रेशन है, वो थिन होंगे और उसके बाद वो कफ के साथ बाहर आ जाएंगे। तो एक इसीलिए देते हैं और दूसरा ताकि जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है वो ड्राई नहीं हो। तो बच्चे ये 2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ दिया है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ दिए हैं ऑक्सीजन थेरेपी से रिलेटेड। बच्चे अब इन पॉइंट्स के बाद आपको ये पॉइंट्स क्या करने हैं? बाय हार्ट डन करने हैं। कोई पूछेगा इंस्पिरेशन कर रहे हो कितना % ऑक्सीजन? 21%। कोई बोलेगा सांस छोड़ रहे हो कितना %? 16%। कोई बोलेगा CO2 छोड़ रहे हो कितना %? 5%। कोई बोलेगा पल्स ऑक्सीमीटर में 5 बताओ जो उसके फैक्टर्स को डिफर करते हो। कोई पूछेगा COPD में बताओ बच्चों कितना फ्लो रेट देते हैं, 2 लीटर से ज़्यादा नहीं दे सकते। कोई पूछेगा बच्चा अगर हाइपोक्सिया हो रहा है तो पहला साइन कौन सा आएगा? बच्चा आप बताओगे रेस्टलेसनेस। कोई बच्चा बोलेगा बच्चे साइनोसिस पेशेंट का हो रहा है तो नेल पॉलिश को क्यों हटा रहे हैं? ये हटा रहे हैं, वो हटा रहे हैं। बस यही क्वेश्चन है बच्चों। इसी तरीके से कंफ्यूज ना होते हुए अगर हम आगे बढ़ें तो बहुत ईजी है फंडामेंटल को टैकल करना, ठीक है। तो सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो अभी हमने पढ़ दिए हैं। हम अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन थेरेपी यानी ऑक्सीजन डिवाइसेस, किन किन डिवाइसेस की मदद से हम ऑक्सीजन पेशेंट को देते हैं, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक इतना आपने समझ लीजिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए, बाय हार्ट लर्न कर लीजिए।